नमस्कार दोस्तों। आज फिर इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक सिल्वीकल्चर के टॉपिक की। और वो टॉपिक रहेगा एफॉरेस्टेशन ऑफ डिफिकल्ट साइट्स। ये आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अब एफॉरेस्टेशन, पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन ये मिलती जुलती टर्म्स हैं, लेकिन इसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो एफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एन एरिया वेयर देयर वर नो ट्रीज बिफोर, यानी कि जहाँ पे जंगल नहीं था, पेड़ पौधे नहीं थे, वहाँ अगर आप पौधे लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। यानी और रिफॉरेस्टेशन है ये द प्रोसेस ऑफ रीप्लांटिंग ट्रीज इन एन एरिया विच वाज प्रीवियसली फॉरेस्टेड, जहाँ पहले पेड़ पौधे एग्जिस्ट करते थे, बट बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ दैट एरिया नाउ ट्रीज आर नो मोर। तो उसको अगर आप रीप्लांट करेंगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। और डिफ़िकल्ट साइट्स अभी आपको सामने आ जाएंगी वीडियो की अगली स्लाइड में। तो पहले जान लेते हैं कि एफॉरेस्टेशन के पर्पजेज क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नेचुरली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द नेशन। देखिए ऑलरेडी हम तो अपने टारगेट से बहुत पीछे हैं। टारगेट हमारा है 33% ऑफ आवर जोग्राफिकल एरिया मस्ट बी अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, बट वी हैव हार्डली रीच 25% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। देन टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल वुड प्रोडक्शन। इंडस्ट्रीज हमारी जैसे पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, आपका प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, या आपके और डोर विंडोज पैनलिंग, ये सब इंडस्ट्रियल वुड के लिए आपको लकड़ी चाहिए। देन टू मीट आउट द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए या कैटल के लिए, जैसे कि फायरवुड ह्यूमन्स को चाहिए, कैटल के लिए फॉडर चाहिए, स्मॉल टिम्बर जो छोटे मोटे उपयोग के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स। तो ये सब चीज़ें हो गई हमारी सोसाइटी की ज़रूरत के लिए, जिसको एफॉरेस्टेशन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। देन टू प्रोटेक्ट द कैचमेंट एरियाज एंड इम्प्रूव सॉइल कंजर्वेशन। कैचमेंट एरियाज आपके रिवर सेट यानी कि वाटर सेट प्रोटेक्शन। वाटर सेट प्रोटेक्शन नहीं होगा तो आपके नदियों में पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो टू प्रोटेक्ट द कैचमेंट एरियाज वी नीड एफॉरेस्टेशन। देन टू हेल्प टैकलिंग क्लाइमेट चेंज इशू। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग तो आजकल सबसे बड़ा एनवायरमेंटल इशू है, ग्लोबल लेवल पे एक इशू है। तो उसको टैकल करने के लिए आपको एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा अपना फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। और नेचुरली बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया विल इंक्रीज, एंड इफ बायोडाइवर्सिटी इज स्ट्रॉन्ग, इज ऑन हायर साइड, बायोडाइवर्सिटी इज रिच, then naturally your ecosystem services will improve and to improve the general environment। यानी कि ह्यूमन बींग्स हों या फिर और लाइफ हो अर्थ पे, आपकी एक हेल्दी लिविंग के लिए आपको पेड़ पौधों की ज़रूरत पड़ती है। और नेचुरली एस्थेटिक व्यू ऑफ द एरिया विल इंक्रीज विद द प्लांटेशन और एफॉरेस्टेशन। अब वेस्टलैंड का बहुत बड़ा रोल है इन एफॉरेस्टेशन में। देखिए हमारे यहाँ लैंड की तो बहुत स्क्रेस रिसोर्स है, लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत थोड़ी है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है हमारी वर्ल्ड लेवल में, ग्लोबल लेवल में। अबाउट 18% ऑफ ह्यूमन बींग्स आर लिविंग इन अवर कंट्री। तो यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको वेस्टलैंड को। तो वेस्टलैंड इज दैट लैंड विच इज प्रेजेंटली लाइंग अनयूटिलाइज्ड और विच इज नॉट बीइंग यूज्ड इन ऑप्टिमम लेवल ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट्स। कुछ कंस्ट्रेंट्स की वजह से, जैसे कि इसमें सैलिनिटी हो सकती है, वाटर लॉक्ड एरिया हो सकता है, या सैंड ड्यून्स हैं, तो कंस्ट्रेंट को आप दूर कीजिए और उसको लैंड को यूटिलाइज कीजिए। तो दैट इज द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग वेस्ट लैंड अंडर यूटिलाइजेशन। और वेस्टलैंड आर
सिंपली हम कह सकते हैं कि दे आर दैट काइंड ऑफ लैंड दैट आर नॉट यूज्ड आइदर फॉर एग्रीकल्चर, पास्चर और फॉरेस्ट्री, यानी कि वहाँ न ग्रासीज उगा रहे हैं हम, न उनको एग्रीकल्चर में ला रहे हैं, न फॉरेस्ट्री के लिए ला रहे हैं, वो सिंपली दे लाइंग एज वेट लैंड, तो उसको यूटिलाइज करना है। और नेचुरली हमें मोर कैपिटल चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इस पे लगेंगे, तो वो तो लगाने पड़ेंगे अगर आपको यूटिलाइज करना है तो। और इस कैटेगरी में आपकी एल्कली सॉइल, सेलाइन एरियाज, एसिड सॉइल, रेविन्स एंड गलीज। रेविन्स एंड गलीज पे मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, हाउ टू रिक्लेम रेविन्स। आपके जो बीहड़ हैं चंबल के, उस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, होप आपने देख लिया होगा। देन वाटर लॉक्ड एरिया, ड्राउट प्रोन एरिया, फ्लड प्रोन एरिया, तो ऑल दीज आर वेटलैंड। और आज के वीडियो में बात करेंगे हाउ टू रिक्लेम जी योर डेजर्ट सैंड, यानी कि शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स को और रॉकी एरियाज को किस तरह से रिक्लेम करना है। आज के वीडियो का मकसद वही है। अब नेशनल वेटलैंड डेवलपमेंट बोर्ड NWDB के हिसाब से दो किस्म की कैटेगरीज हैं लैंड की, वेटलैंड की, कल्टीवेबल वेटलैंड एंड अनकल्टीवेबल वेटलैंड। अनकल्टीवेबल का तो कोई उपाय नहीं है, जैसे कि बैरन, रॉकी और स्टोनी एरियाज, बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप हैं जहाँ की, और स्नो कवर्ड ग्लेशियर जहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है। तो इस तरह के एरियाज पे ध्यान देने की बजाय हमें कल्टीवेबल वेटलैंड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे कि साल्ट अफेक्टेड लैंड, शिफ्टिंग सैंड कल्टीवेशन एरियाज, गलीड एंड रिवीनियस लैंड, वाटर लॉक्ड एरियाज, शिफ्टिंग सैंड डून्स, डिग्रेडेड पास्चर, डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो ऑल दीज कैटेगरी ऑफ वेस्टलैंड आर आल्सो दे आर कॉल्ड डिफिकल्ट साइट। जो आज का मकसद है डिफिकल्ट साइट, जो मैंने आप वीडियो में डाला है टाइटल में, एफॉरेस्टेशन ऑफ डिफिकल्ट साइट, तो डिफिकल्ट साइट में ये सारी साइट आ जाती हैं वेयर वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द साइट, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द अवेलेबल लैंड विद सम रिक्लेमेशन प्रोसेसेस। वहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट के माध्यम से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है लैंड को। और शिफ्टिंग सैंड डून की आज मैं बात करूँगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान में है थार डेजर्ट, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के कुछ एरियाज और कुछ पार्ट तमिलनाडु का। और एफॉरेस्टेशन में इसमें आपका आ जाएगा सैंड डून फिक्सेशन और क्रिएशन ऑफ विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट। केवल सैंड डून फिक्सेशन नहीं है, आपको खेतों में विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट की भी बहुत आवश्यकता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट में एक माइनर सा डिफरेंस है, माइनर क्या काफ़ी मेजर डिफरेंस बोलूँगा मैं। विंड ब्रेक जो कि मैं इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 और 2 रोज ऑफ ट्री की 1 या 2 रोज विंड ब्रेक में रहती हैं, जबकि शेल्टर बेल्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल रोज ऑफ ट्रीज एंड शेल्फ एट राइट एंगल टू विंड। राइट एंगल तो दोनों तरफ में रहेगी हवा की दिशा, लेकिन आपका शेल्टर बेल्ट में जो विड्थ है पेड़ों की या प्लांटेशन की, दैट इज मोर इन कंपैरिजन टू विंड ब्रेक। तो ये आप देख सकते हैं कि पर्पज इज टू प्रोटेक्ट द एग्रीकल्चरल एरिया और एग्रीकल्चरल फील्ड from the harmful effects of flowing winds. Or naturally biodiversity of the area will increase, ecosystem services will improve, it will provide wild habitat to wildlife also, to birds also. तो ये सब आपका विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट का एक मकसद है कि इसको लगाने का। और जहाँ तक सारे इंडिया की बात है, तो अगर हम बात करें एरिड और सेमी एरिड रीजन्स की, तो ये देखिए अबाउट 37% ऑफ आवर जोग्राफिकल एरिया कम्स अंडर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। और आज बात करेंगे केवल हॉट एरिड रीजन की। 2 किस्म के एरिड एरिया होते हैं, एक ये कोल्ड एरिड है जिसमें लद्दाख और लेह लद्दाख का एरिया और लाहौल स्पीति आपका हिमाचल प्रदेश और पांगी वैली आ जाते हैं, ये वाला। और ये है आपका हॉट डेजर्ट, हॉट एरिड। ये हॉट एरिड भी लगभग 11% है सारे कंट्री के जोग्राफिकल एरिया का। तो आज बात होगी शिफ्टिंग सैंड डून, हाउ टू गो फॉर प्लांटेशन, which species are suitable in hot arid areas। तो
देखो, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जानना ज़रूरी है सबसे पहले प्लांटेशन के लिए। डेजर्ट की यानी कि हॉट डेजर्ट की जहाँ तक जब हम बात करते हैं तो व्हाट आर दी सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स? दी सॉइल्स आर प्योरली मिनरल सॉइल्स। अब मिनरल सॉइल का मतलब है दे आर मेड अप ऑफ सम पेरेंट रॉक। अब वो पेरेंट रॉक्स की वेदरिंग की वजह से दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ सम पेरेंट रॉक। अब पेरेंट रॉक में आपकी इग्नियस रॉक भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट। आपकी सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती है लाइक सेल एंड लाइमस्टोन। ये मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकती है। तो जो रॉक की क्वालिटी होगी वही आपकी मेनली सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। और इसमें आपका ये कंस्ट्रेंट्स हैं डेजर्ट सॉइल में कि लो ऑर्गेनिक मैटर। नेचुरली मिनरल सॉइल की बहुतायत होगी तो ऑर्गेनिक मैटर उसमें कम रहेगा, यानी कि प्लांट रेजिड्यूज, एनिमल रिमेन्स विच आर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन, उनकी अवेलेबिलिटी इसमें कम रहेगी। और न्यूट्रिएंट स्टेटस भी उसका लो रहता है, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर एट्सेट्रा, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, ये सब की अवेलेबिलिटी और स्टेटस इसमें लो होती है मिनरल सॉइल में, डेजर्ट सॉइल में। और जब ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और सॉइल मॉइस्चर की भी डेफिशिएंसी रहेगी। और एक और ख़ास बात इस सॉइल की होती है हाई पीएच, यानी कि पीएच इज ऑलवेज मोर देन 8 और 8.5। और लगभग 1 मीटर या 1.5 मीटर की गहराई पे आपका कैंकर पैन इज अवेलेबल। कैंकर पैन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी प्लांट्स की रूट दे आर नॉट एबल टू पेनेट्रेट, दे आर नॉट एबल टू गो डीप इनटू द सॉइल। तो ये दैट इज आल्सो ए वेरी बिग कंस्ट्रेंट इन डेजर्ट सॉइल। और आपका हॉस्टाइल क्लाइमेट, हॉस्टाइल क्लाइमेट में आपका मैक्सिमम टेम्परेचर आपका पहुंच जाता है 50 डिग्री सेल्सियस इन समर सीजन, और विंटर सीजन में आपका 4-5 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है मिनिमम टेम्परेचर। तो बहुत हाई, बहुत लो टेम्परेचर, ये भी आपका प्लांट्स को एस्टेब्लिश करने में दिक्कत होती है। और रेनफॉल इज वेरी लो एंड इरेटिक, वेल स्प्रेड नहीं है। जनरली विंड वेलोसिटी इज वेरी हाई, 40 से 50 या 60 किलोमीटर पर आवर आपकी विंड वेलोसिटी रहती है, तो प्लांट्स एस्टेब्लिशमेंट में दिक्कत होगी। और रेट ऑफ एवेपो ट्रांसपिरेशन इज वेरी हाई, यानी कि आपका रेनफॉल अगर 100 mm है एनुअल रेनफॉल, तो आपका एवेपोरेशन रेट रहेगा 400-500 mm, यानी कि कहीं ज़्यादा आपका वाटर एवेपोरेट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। और एक और बड़ी बिग प्रॉब्लम है, आपका 2/3 ऑफ द एरिड एरिया हैज पुअर वाटर क्वालिटी। आपका सेलाइन वाटर रहेगा, ब्रैकिश वाटर रहेगा, विच इज़ नॉट फिट फॉर इरीगेशन। तो ये सब चीज़ें हैं। और वाटर टेबल इज गोइंग डाउन ईयर बाय ईयर। आपका हर साल आधा मीटर, 0.8 मीटर पर ईयर की रफ्तार से वाटर टेबल नीचे जाती जा रही है। तो विदाउट वाटर आपका प्लांट सर्वाइव नहीं करेंगे। तो दीज आर दी प्रॉब्लम। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बेस्ट स्पीशीज जो सैंड डून स्टेबलाइजेशन के लिए है वो है इजरायली बबूल, यानी कि अकेशिया टॉर्टिलिस। नाम ही इसका इजरायली बबूल है, नेचुरली ये इजराइल से आया है, एक एक्जॉटिक स्पीशीज है। और नंबर 1 स्पीशीज अगर आप सैंड डून स्टेबलाइजेशन के लिए बोलें तो वो है अकेशिया टॉर्टिलिस। लेकिन आपको पेड़ों के साथ साथ आपको श्रब्स भी लगानी पड़ेंगी, आपको हर्ब्स भी लगानी पड़ेंगी, आपको ग्रासेस भी लगानी पड़ेंगी। तो ये आपका जैसे कि ये आपकी जो झाड़ियाँ हैं यानी कि श्रब्स, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कैपेरिस डेसिडुआ, यानी कि जिसको हम कहते हैं लोकली कैर। कैपेरिस डेसिडुआ आपका हो गया। उसके अलावा आपका ये इफोरबियाज हो गए, बालेनाइट्स हो गए, क्रोटोलेरिया एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज है, गूगल हैं। इस तरह की ये जीरोफाइलस प्लांट्स हैं। उसमें कैक्टाई और अकेशियाज और अगेव स्पीशीज भी आ जाती हैं। तो दीज आर सम जीरोफाइलस स्पीशीज प्लांट्स विच आर नीडेड फॉर सैंड डून स्टेबलाइजेशन अलॉन्ग विद आपका अकेशिया टॉर्टिलिस। और कैलिगोनम पॉलीगोनाइडिस, ये जो सरब है ये नंबर 1 सरब है
सैंड डून स्टेबलाइजेशन के लिए। देखिए नंबर 1 ट्री है सैंड डून स्टेबलाइजेशन के लिए अकेसिया टॉर्टिलिस, उसके बाद और पेड़ों का नंबर आता है, और नंबर 1 सरब है कैलीगोनम पॉलीगनाइडिस। ये देखिए ये इस तरह का ये मैंने फोटो दिखाई है जहाँ ये सीप और गोट खड़े हैं, और ये आपका चिंकारा, ये आपकी गर्मी में इसमें बेचारे को शेल्टर मिला हुआ है। तो ये कैलीगोनम पॉलीगोनाइडिस जिसको लोकली फोक कहा जाता है, तो इसकी खासियत ये है कि इसकी जो रूट हैं वो बहुत डीप जाती हैं। जितना ये ऊपर नज़र आ रहा है उससे ज़्यादा इसकी रूट नीचे जाएंगी, और वेरी गुड सॉइल बाइंडर। और उसके बाद आपका हर्ब में आ जाता है केसिया अंगस्तीफोलिया, यानी कि जिसको सेना कहा जाता है। अब इन दोनों के बारे में जान लीजिए। तो ये जो कैलीगोनम पॉलीगोनाइडिस है जिसको फोक कहा जाता है, इसकी फूड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। इसकी जो बड्स हैं और सीड्स हैं दे आर यूज्ड बाय लोकल पीपल, और इसकी बड्स से यानी कि इसकी कलियों से रायता बहुत बढ़िया बनता है जो कि दही से कर्ड से बनाया जाता है। तो और सीड्स आर यूजली ईटन रॉ। तो ये बहुत बढ़िया सॉइल बाइंडर है सैंड डून्स का वेस्टर्न राजस्थान में, और सॉइल फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। और जहाँ तक केसिया अंगस्तीफोलिया की बात है यानी कि सेना, इसकी भी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है कि 2 ग्राम अगर आप हॉट वाटर के साथ इसकी ड्राई लीव्स को लें तो ये कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपकी जो स्टोमक की प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की उसको रिमूव करेगा। आप स्किन डिसीज में भी इसके लीव्स को आप विनेगर यानी कि सिरका जिसको एसिटिक एसिड और वाटर का मिला करके बनाया जाता है, तो दैट इज अप्लाइड ऑन अफेक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। तो बोथ दी स्पीशीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लोकल सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ओवरऑल अगर अकेसिया टॉर्टिलिस के बाद अगर आप ट्री स्पीशीज देखें तो उसके बाद नंबर आपका आता है सैंड डून स्टेबलाइजेशन में अकेसिया निलोटिका यानी कि देसी कीकर, देसी बबूल, और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा तो सदाबहार स्पीशीज है आपकी विलायती बबूल। इस पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियो इस पे डाल चुका हूँ प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को, उसको ज़रूर देखिएगा उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खासियत है इस स्पीशीज की। और कैलीगोनम पॉलीगोनाइडिस मैं आपको बता चुका हूँ दैट इज कॉल्ड फॉग। उसके बाद ग्रास स्पीशीज भी आपको लगानी पड़ेगी जो लोकल ग्रास स्पीशीज हैं और सदाबहार ग्रास स्पीशीज हैं, जिसमें कैंकरस सिलियरिस यानी कि धामन बोला जाता है, कैंकरिस सेटिजेरस जिसको अंजन कहते हैं, और लेचियोरस सिंडिकस जिसको सेवन कहा जाता है। तो आपकी 3 लेयर हो गई आपकी सैंड डून स्टेबलाइजेशन में। ट्री लेयर में आपका ये सारी ट्री स्पीशीज आ गई, उसके बाद शर्ब्स आ गई जिसमें कैलीगोनम पॉलीगोनाइडिस या फिर आपका कैपरिस डेसिडुआ, फोरबियाज, बालानाइट्स वगैरह आ गए, और फिर ग्रासीज आ गई। तो ये सब चीज़ें सैंड डून स्टेबलाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। अब आप इस पिक्चर में देखिए जो कि आपके राजस्थान के जो वेस्टर्न राजस्थान है और आपका सैंड जहाँ अलॉन्ग विद सैंड डून, ये पिक्चर भी आपकी बड़ी वहाँ पे कॉमन है। इसमें क्लियरली नज़र आ रहा है द फेंस मेक्स ए डिफरेंस। अब ये एक स्टोन वॉल फेंसिंग किया हुआ है इस एरिया में, देखिए आप, देयर इज ए मार्क्ड एंड स्टार्क डिफरेंस, बिग डिफरेंस बिटवीन द एरिया अवे फ्रॉम द स्टोन वॉल एंड एरिया विद इन स्टोन वॉल फेंसिंग। देखिए अंदर जो है आपका कितनी बढ़िया प्लान आपका रीजनरेशन हो गया है। Simply if you provide protection to the area with the locally available material है आपका स्टोन, उसकी हेल्प से आपकी वॉल बना दीजिए तो आपका देखिए ये लिखा है कि एरिड और हाइपर एरिड क्लाइमेट्स में आपका 15 से 20 साल में एरिया रीजनरेट हो जाएगा। सिंपली अगर प्रोटेक्शन दे दिया आपने फ्रॉम बायोटिक इंटरफेरेंस, और अगर आपका सेमी एरिड एरिया है तो 10 साल में आपका ये रीजनरेट हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा इसमें सीड भी डाल दें, सीड्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आपका, जैसे अकेसिया निलोटिका देसी बबूल जिसे कहते हैं, इजरायली बबूल आप अकेसिया टॉर्टिलिस का सीड स्प्रेड कर दें, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा विलायती बबूल इसमें डाल सकते हैं, और बेर जिजीफस मॉरिसियाना, इवन खेजड़ी भी आप डाल दें तो कुछ हद तक वो भी आ जाएगी।
यानी कि प्रोसोपिस सिनेरेरिया। हालांकि वो सैंड डून्स में ज़्यादा आती है, इस किस्म के एरिया में नहीं आएगी। तो ये सब अगर सीड स्प्रेड भी कर देंगे तो दैट दिस काइंड ऑफ इको रिहेबिलिटेशन इज ऑफन कॉल्ड द सोइंग मॉडल ऑफ एफॉरेस्टेशन। यानी कि एक प्रॉपर प्रोटेक्शन आपने दे दिया फ्रॉम बायोटिक इंटरफेरेंस, और आपने थोड़े से सीड शो कर दिए, बीज बो दिए, सिंपली स्प्रेड कर दिया एरिया में, तो आपका ये एक ब्यूटीफुल मॉडल ऑफ एफॉरेस्टेशन बन जाएगा। ये आपका क्लोज एंगल से दिखाया गया है स्टोन वॉल फेंसिंग, और अगर ये प्रॉपर हाइट है, प्रॉपर विड्थ है, तो ये आपका अंदर का एरिया है, इट विल बी प्रॉपरली एफॉरेस्टेड एंड रीजनरेशन विल बी देयर आफ्टर सम ईयर्स। आपका 10 साल में, ये 12 साल में ये आराम से रीजनरेट हो जाएगा, बिकॉज नेचर विल टेक इट्स ओन टाइम फॉर मेकिंग द एरिया ग्रीन। और लाइव हेज फेंस भी आप लगा सकते हैं। जब बारबर्ड वायर फेंसिंग के साथ साथ अगर आप ये ओपनचिया प्लांट लगा दें, जिसको नागफनी कहा जाता है, तो इट विल प्रोवाइड ए वेरी गुड एंड वेरी डेंस फेंस, लाइव हेज फेंस टू द साइट। अब आते हैं रॉकी साइट पे। रॉकी साइट में भी दोस्तों प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा विलायती बबूल इज नंबर 1। आपका ये ऐसा प्लांट है जो कि आपका चाहे सैंड डून्स हो, चाहे आपका रॉकी एरिया हो, दोनों जगह ये बहुत बढ़िया आएगा। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा विलायती बबूल, इस पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुका हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद नंबर आता है एल्बीजिया लेबक, यानी कि काला चीरस। एक होता है सफ़ेद चीरस, इसको एल्बीजिया प्रोसेरा कहते हैं, वो ऐसे एरिया में नहीं आता, लेकिन एल्बीजिया लेबक आ जाता है, और ये बहुत बढ़िया पेड़ है। एल्बीजिया लेबक के बारे में आपको बता देता हूँ। ये पेड़ होता है इस किस्म का, देखिए ये इसकी पॉड लगी हुई हैं, फलियाँ लगी हुई हैं, और दिस लीव्स हैव गॉट वेरी गुड फॉडर वैल्यू फॉर कैटल। फायरवुड इसका बहुत बढ़िया है, 5000 किलो कैलोरी पर केजी से ज़्यादा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। टिम्बर इज वेरी गुड, कैन बी यूज फॉर फर्नीचर मेकिंग, पैनलिंग एंड जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क। और इसके अलावा इसके जो फूल हैं, फ्लावर्स, दे आर वेरी फ्रेगरेंट, और दे अट्रैक्ट बीज, एंड दीज फ्लावर्स आर हाईली रिगार्डेड बाई बी कीपर्स फॉर लाइट कलर्ड हनी इट्स नेक्टर प्रोवाइड। यानी कि इसके जो सफ़ेद लाइट कलर का जो हनी बनता है, शहद बनता है, वो बहुत बढ़िया खूबसूरत शहद बनता है। तो ये अकेसिया एल्बीजिया लेबक इज वेरी गुड स्पीसीज फॉर रॉकी एरिया। इसके अलावा बूटिया मोनोस्पर्मा, यानी कि जिसको हम ढाक या पलाश कहते हैं, इस पर भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। इसकी टिम्बर वैल्यू नथिंग, इसमें ये टिम्बर इसकी बढ़िया नहीं होती, लेकिन इसकी और खासियत है, जैसे इसके फ्लावर्स बहुत बढ़िया है, हनी बीज इस पे बहुत आती हैं, बर्ड इसको बहुत लाइक करते हैं फ्लावर्स को, जिसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है इस पेड़ को। और इसके वी गेट वेरी गुड ऑरेंज कलर डाई फ्रॉम द फ्लावर्स। आपका बूटिया गम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बूटिया मोनोस्पर्मा। इसके बाद आपका आता है अकेसिया सेनेगल, जिसको कुमट कहा जाता है। तो ये कि इसमें भी बहुत बढ़िया गम निकलता है इस पेड़ से। आपको इसको अरेबिक गम का एक ये सोर्स है, और इसकी जो फलियां हैं, पॉड्स हैं, दे आर आल्सो कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन रॉकी इन वेस्टर्न राजस्थान। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्री फॉर दिस एरिया, फॉर रॉकी साइड प्लांटेशन आल्सो। देन कॉमीफेरा वाइटियाई, देखिए कि मीडियम, ये सरब है या फिर मीडियम हाइट का एक ये ट्री बन जाता है। और इसका जो इट इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ ओलियोगम रेजिन। इस पेड़ की खासियत है इसका ओलियोगम रेजिन, और इसका जो ओलियोगम रेजिन है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू इमेंस, बहुत ज़्यादा है। इसका आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट, कार्डियोवास्कुलर डिसीज ट्रीटमेंट में, आपका इंटरनल ट्यूमर्स हों या इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हों, इस सब में ट्रीटमेंट में इसका बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। और उसके बाद आपका आता है एक और ये पेड़ है, इसको कहा जाता है बोसवेलिया सेरेटा, यानी कि ये आ गया आपका बोसवेलिया सेरेटा, ये जिसको कहते हैं सलाई गम, वेरी हाई क्वालिटी गम।
और ये भी आपका रॉकी एरियाज में, अरावली की एरियाज में, या फिर मध्य प्रदेश में जो विंध्याज की पहाड़ियाँ हैं, तो उनमें ये पेड़ बहुत बढ़िया आता है। और इसका जो जो इसका क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज में इसको काम में लाया जाता है। और इसके गम, इसका जो ओलियो गम रेजिन है, ये चलाई गम, दैट इज यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनीज आल्सो, और मॉडरेटली टू लार्ज साइज ट्री होता है ये। और इससे गूगल से यानी कि कॉमीफेरा वाइटियाई से तो ये बहुत बड़ा रहता है। जनरली 30 to 60% इसमें रेजिन रहेगा इसके, और 5 to 10% एसेंशियल ऑयल रहेगा, और बाकी सारा पॉलीसेकेराइड रहता है। यानी कि दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ओलियो गम रेजिन। ओलियो मीन्स ऑयल, रेजिन इज that kind of material that is not that is solvent in only in organic solvent, not soluble in water। और बाकी इसमें गम की कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी जिसमें नेचुरली पॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूल रहते हैं, यानी कि जो शुगर टाइप के जो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। तो ये आपके बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि रॉकी साइट्स में लगाई जा सकती हैं। अब ये देखिए, इस तरह के आपके पिक्चर बहुत कॉमन है वेस्टर्न राजस्थान में, आपका एरिड पोर्शन में, हॉट एरिड एरियाज में। और इस तरह की इसे कहते हैं, ये साइट, दिस साइट कैन बी क्लासिफाइड एज लैंड कैपेबिलिटी क्लास 8, नंबर 8, रोमन 8 से इसको कहा जाता है। ये जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासेज हैं ये 1 से 8 तक होती हैं। तो क्लास 1 और 2 होती हैं जो विच हैज़ गॉट वेरी फ्यू लिमिटेशन फॉर स्पेसिफिक यूजेज, और नंबर 8 क्लास वो होती है जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है, जहाँ को आपको रिहेबिलिटेट करना। तो इसका एक बेस्ट इलाज तरीका यही है कि इसको आप क्लोजली फेंस कर दीजिए फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बायोटिक प्रेशर। यहाँ न ह्यूमन बीइंग जा पाएँ, न यहाँ एनिमल जा पाएँ, तो नेचर विल टेक इट्स ओन टाइम। और ऐसी साइट में भी देखिए आपका प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के अगर सीड डाल दें, या और जो मैंने बताए थे आपको पिछली स्लाइड में, अकेसिया निलोटिका वगैरह के सीड्स अगर आप स्प्रेड कर देंगे, जिजीफस मॉरिसियाना, जिजीफस नूमुलेरिया, तो ये नेचुरली आफ्टर सम ईयर्स, चाहे 10 साल लगें चाहे 15 साल लगें, तो दैट एरिया विल बिकम ग्रीन आफ्टर डिकेड्स। और मतलब 10 साल का मतलब हो गया आफ्टर 1 डिकेड। तो अगर इसमें थोड़ी बहुत टॉप डैम बना दें और ये आपका थोड़ी सॉइल कंजर्वेशन एक्टिविटी कर दें जिससे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए, तो ये एरिया और जल्दी रिहेबिलिटेट हो सकता है। तो ये है, तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ द एरिया एंड शोइंग ऑफ सीड्स, स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स, यही एक जरिया है इस तरह के एरिया को रिक्लेम करने का, क्योंकि सॉइल अवेलेबिलिटी तो यहाँ बहुत पुअर है। और इसमें इस तरह के एरियाज में आप अगर थोड़ा स्लोप ठीक ठाक है तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं कि ये इस तरह के आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं टोन से, जिसको कहा जाता है क्रिसेंट शेप्ड रिजिज और हाफ मून्स। अर्धचंद्राकार शेप में आप ये स्टोन को स्टोन मशीनरी यानी कि ड्राई स्टोन मशीनरी की फॉर्म में आप इनको अरेंज कर सकते हैं। और इसमें थोड़ी बहुत आप अगर सॉइल ट्रांसपोर्ट करके डाल दें तो और बढ़िया रहेगा। एक्सपेंसिव तो है, लेकिन ये जो नियर बाई टूरिस्ट इंपॉर्टेंस के जो प्लेसेस हैं उनके आसपास में इस तरह से आप इन एरियाज को हरा भरा बना सकते हैं। जनरली इसमें थोड़ी बहुत सॉइल कंजर्वेशन, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो और बना दिए जाएं तो आपका इरिगेशन के लिए भी ये ड्यूरिंग समर सीजन और इवन इन रेनी सीजन आपका वाटर कैन बी स्टोर्ड। तो दीज आर दी सम स्टेप्स विच कैन बी यूज्ड फॉर रिहेबिलिटेटिंग रॉकी साइट्स। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा स्पीशीज ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से आपका ये एक टोटली स्टोनी सॉइल है, रॉकी साइट है, इस पे सबसे बढ़िया ये आपका प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा आ रहा है।
दिस स्पीशीज हैज़ बीन मच maligned एज बीइंग एन इन्वेडर, इसको वीड कहा जाता है, लेकिन ऐसी साइट में आपका नंबर 1 स्पीशीज अगर है रॉकी एरिया के लिए तो दैट इज प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, performing the twin functions of meeting the firewood demand, fuelwood demand of the local area and प्रोटेक्शन ऑफ वाटर शेड, यानी कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो भी थोड़ा बहुत स्पीशीज से हो सकता है। और आफ्टर सम ईयर्स, मे बी 10 ईयर्स 20 ईयर्स, दिस क्लाइमेट विल इम्प्रूव, माइक्रो क्लाइमेट विल इम्प्रूव एंड अदर स्पीशीज कैन आल्सो बी प्लांटेड। तो ये मेरा वीडियो था आज दोस्तों रिगार्डिंग एफॉरेस्टेशन ऑफ डिफिकल्ट साइट्स। इसमें हमने कवर किया शिफ्टिंग सैंड डून्स एंड रॉकी एरिया। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अमंग लाइक माइंडेड पीपल, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को इफ़ यू हैव नॉट डन टिल नाउ, बिकॉज इट इज़ माई फ्री ऑफ कॉस्ट वेंचर, a social ventures for the students who are preparing for competitive exam or who are studying in various forestry universities and appearing for various kinds of exam। तो आज विदा लेता हूँ, नमस्कार। फिर आपके पास आऊँगा कोई नया टॉपिक लेकर के।